तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 20 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, इन सभी के जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो, सारा एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें किन किन ने आज हमें प्रश्न भेजा है। तो चेतन जी ने प्रश्न भेजे हैं, इनके 81 नंबर आए हैं। काफ़ी सारे प्रश्न इन्होंने हमको भेजे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित सिंह जी, इनके 80 नंबर आए हैं और इन्होंने भी प्रश्न भेजे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं साइंस से। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है भाई, विद्युत धारा को दोगुना करने पर चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चुंबकत्व और विद्युत धारा से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। तो जो चुंबकत्व है ना वो भी डबल हो जाएगा, यानी कि दोगुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए वो देख लेते हैं। विद्युत धारा को दोगुना करने पर चुंबकत्व दोगुना हो जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होती है, कि यानी ये समानुपाती होती है। अगर देखो व्यतिक्रमानुपाती होती तो इसको बढ़ाते तो ये घट जाता, इसको बढ़ाते तो ये घट जाता, लेकिन क्योंकि इन दोनों में समानुपाती का संबंध होता है तो जैसे ही आप विद्युत धारा को बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। अगर धारा को डबल करेंगे तो चुंबकत्व भी डबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर आप धारा को दोगुना करते हैं तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी दोगुना हो जाता है, क्योंकि अनुपातिक होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का आगे एग्जाम है, चाहे वो एमपी पुलिस का एग्जाम हो या एमपीएसआई का एग्जाम है, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो अभी भी आप बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी को बेहतरीन करके और अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं एमपी पुलिस के एग्जाम में। यहाँ पर आप देखेंगे तरुण जी हैं, इनके 86 नंबर आए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे अरविंद जी हैं, ये आपको नोट्स भी दिखाई दे रहा होगा। अरविंद जी के 83 नंबर आए हैं। मात्र 6 दिनों में इन्होंने हमारे नोट्स को कंप्लीट किया था। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो जिन लोगों का भी आगे एग्जाम है वो भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स को तैयार करके जा सकते हैं। इन नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सारी मैराथन मिलेंगी और अब तक जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन सब की कंप्लीट पीडीएफ आपको एक साथ में मिलने वाली है। जो भी नए टॉपिक ईएसबी पूछ रहा है उसकी भी पीडीएफ आपको साथ ही साथ में मिलेगी, ठीक है। इसीलिए इन नोट्स को कंप्लीट करने के बाद में बहुत अच्छे जो है स्कोर देखने को मिले हैं लड़कों के, ठीक है। तो ये आपको एमपी पुलिस के नोट्स मात्र 179 रुपए में उपलब्ध हैं। अभी कैसे प्राप्त करना है वो भी बताएंगे। उससे पहले आपको एमपीएसआई पर भी गौर कर लेना चाहिए। भाई एमपीएसआई के बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। जिन लोगों ने एमपीएसआई के फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, आप लोग एमपीएसआई में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो एमपीएसआई की कंप्लीट नोट्स जो है 8-9 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर हो गया, तर्कशक्ति हो गई, नागरिक शास्त्र हो गया, इन सब के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ में आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो भी रिसेंट में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी पीडीएफ साथ में ही दी जाएगी, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह के प्रश्न अभी एप्टैक पूछ रहा है, ठीक है। अब ये नोट्स आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एएसआई एलडीसी के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे की सारे नोट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको छात्रावास अधीक्षक के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मात्र 199 रुपए में छात्रावास अधीक्षक के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, यानी कोई ना कोई नोट्स ले चुके हैं, उनके लिए छात्रावास अधीक्षक के नोट्स मात्र 149 रुपए में उपलब्ध है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न साइंस का। साइंस का अगला प्रश्न है, कौन से अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, यानी पूछा गया था इनमें से कौन सा एक ऑक्सी अम्ल नहीं है। ऑक्सी अम्ल वही होगा जिनमें ऑक्सीजन पाई जाएगी। तो ऑप्शन जो भी दिया गया हो, आप कौन कौन से ऑक्सी अम्ल नहीं है, सारे ऑक्सी अम्ल आपको बता देते हैं। HCl अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो HCl बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए और कौन कौन से अम्ल हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, यानी कि वे जो हैं ऑक्सी अम्ल नहीं होते हैं। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया। जैसे हाइड्रोसिल नामक अम्लों में ऑक्सीजन नहीं होता है, इन अम्लों को बाइनरी एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा उन्हें हम बाइनरी एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन केवल एक अन्य धातु के साथ में जुड़ा होता है। देखिए सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक यौगिक है और पानी में घुलने पर एक प्रबल अम्ल बनाता है। इसके बाद में हाइड्रोफ्लोरिक
फ्लोरिक अम्ल है HF, यह हाइड्रोजन और फ्लोरीन का यौगिक है। फिर है HBr, यह हाइड्रोजन और ब्रोमीन का एक यौगिक है। फिर है हाइड्रोजन साइनाइड जिसे हम HCN कहते हैं, यह एक अन्य उदाहरण है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन इसमें भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो आपके ऑक्सी अम्ल नहीं हैं। बाकी ऑक्सी अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो देखो जो आपका CH3COOH हो गया, ये आपका ऑक्सी अम्ल होता है। जिसमें भी आपको ऑक्सीजन अगर मिल जाए वो सारे के सारे ऑक्सी अम्ल होते हैं। जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है समझ लीजिए वो ऑक्सी अम्ल नहीं है। इस तरह आप एलिमिनेट भी कर सकते थे ऑप्शन में से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल सूचक है। ऑप्शन में आपको लाल पत्ता गोभी दिया गया था, तो लाल पत्ता गोभी ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा आइए देख लेते हैं। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक पीएच सूचक है जिसमें एंथोसायानिन नामक एक वर्णक होता है जो घोल की अम्लता के आधार पर रंग बदलता है। ठीक है, तो जो घोल अगर अम्लीय होगा तो उसका रंग अलग हो जाएगा, क्षारीय होगा तो उसका रंग अलग हो जाएगा। तो ये लाल पत्ता गोभी भी एक अम्ल सूचक की तरह कार्य करता है। यह घोल के अम्लीय होने पर लाल हो जाता है। अगर घोल अम्लीय है तो ये लाल हो जाएगा, उदासीन होने पर बैंगनी रहता है और क्षारीय होने पर यह नीला हरा हो जाता है। इसे घर पर ही एक प्राकृतिक संकेतक के रूप में आजमाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखो रंग परिवर्तन करता है, जैसे नींबू के रस के संपर्क में आने पर ये लाल हो जाएगा क्योंकि नींबू का रस कैसा होता है, अम्लीय होता है। उदासीन पदार्थ जैसे कि सादा पानी में ये बैंगनी रहता है और क्षारीय पदार्थ जैसे कि साबुन के पानी के संपर्क में आने पर ये हरा पीला हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए बाकी यहाँ पर हमने आपको पूरा एक साथ बता दिया है। अगर लो पीएच होगा तो गुलाबी रंग देगा, बैंगनी कब देगा, उदासीन पर। जब बिल्कुल सेवन होगा, हरा नीला कब देगा, जब जो आपका विलयन है वो क्षारीय होगा तो ये हरा नीला देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। देखो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, कई बार आपको करा चुके हैं और आवर्त सारणी के ऊपर एक अलग से ही हमने वीडियो बना दिया है, उसका PDF भी आपको नोट्स पे दे दिया जाएगा। वहाँ पर ये प्रश्न पूरा दिया गया है भाई, ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या परिवर्तन होता है, दाएं से बाएं जाने पर क्या क्या परिवर्तन होता है। उसी में से आज प्रश्न पूछा गया है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन क्षमता पर यानी कि आयनन ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो भाई आयनन ऊर्जा बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। आप आवर्त सारणी वाली PDF उठा करके देखना, उसमें ये आपको दिया गया है। ठीक है, देखो तो सामान्य प्रवृत्ति यह है कि किसी तत्व के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो आपसे आयनन ऊर्जा पूछा गया है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या कम होती है। बाकी वो PDF आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ये सारी चीजें एक साथ में आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए आपसे लेंस सूत्र पूछा गया था, आज केवल कोई डेरिवेशन नहीं दिया था, आपसे सीधे सीधे पूछा था इनमें से कौन सा लेंस सूत्र सही है। तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो लेंस सूत्र वह समीकरण है जो किसी लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध दर्शाता है। तो ये सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र का उपयोग उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए किया जाता है। इसमें u, v और f के मानों को सही चिन्हों के साथ में रखना जरूरी होता है। ठीक है, जहाँ पर f क्या है तो f जो है वो लेंस की फोकस दूरी होती है, u क्या है लेंस की वस्तु की दूरी होती है, लेंस से वस्तु की दूरी u होती है, v क्या है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दर्शाते हैं। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है, आगे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला जीके का प्रश्न है कि पॉलिटी से लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। दूसरी बार ये रिपीट हुआ है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रपति भंग करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। देखिए भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा अपने आप ही भंग हो जाती है, जैसे कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल पूरे हो गए तो अपने आप भंग हो जाएगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कहता है कि नहीं बहुत इमरजेंसी है आप इसको भंग कीजिए, तो राष्ट्रपति भंग भी कर सकता है। ठीक है, ये कहाँ पर बताया है, तो अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा, कार्यकाल के अंत में यह अपने आप ही भंग हो जाएगी। और विघटन का प्रभाव क्या होता है, तो लोकसभा के विघटन के साथ ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। देखो 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर बीच में इसको विघटित कर दिया 4 साल पर तो ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब जो नई लोकसभा बनेगी वो नंबर 1 से काम करना चालू करेगी, ना कि नंबर 5 से, है ना। तो कार्यकाल अपने आप ही समाप्त हो जाता है और ये तब तक समाप्त रहता है जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक ये फिर से गठित नहीं हो सकती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से पॉलिटी का प्रश्न है, संघ और राज्य के मध्य कौन सी अनुसूची संबंध दर्शाती है। ऑप्शन में समवर्ती सूची दिया गया था। कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया था कि संघ और राज्य में कौन सी सूची जो है वो कॉमन है, तो वो है समवर्ती सूची, क्योंकि समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। देखिए संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को दर्शाने के लिए अनुसूची नंबर 7 बनाई गई है। भाई कौन कौन किस पर जो है राज्य कानून बनाएगा, किस पर केंद्र बनाएगा, ये अनुसूची 7 में कहा गया है। लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। यह
यह अनुसूची शक्तियों को 3 अनुसूचियों में विभाजित करती है। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कौन सी सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है। देखो, संघ सूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वे विषय शामिल हैं जिस पर कानून बनाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास में है, जैसे कि रक्षा हो गया और विदेश मामले हो गए। वहीं अगर राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें वे विषय शामिल हैं जिस पर मतलब कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास में है, जैसे कि पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया। समवर्ती सूची क्या होती है? इसमें वे विषय शामिल होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों जो सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे कि शिक्षा और विवाह हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लेते भाई पुलिस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। विवाह पर कौन बनाएगा? तो दोनों बनाएंगी। तो ये थोड़ा सा आपको उदाहरण इसके ध्यान रखने हैं। अगला, एक बुक पूछी गई है, मैं एथिस्ट क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथिस्ट। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भगत सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। देखिए, मैं एथिस्ट क्यों हूँ भगत सिंह के द्वारा लिखी हुई यह किताब है। यह एक प्रसिद्ध निबंध है जो 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान लिखा गया था। यह 1931 में समाचार पत्र द पीपल में जो है प्रकाशित भी हुआ था। विषय क्या है? तो इस विषय में भगत सिंह ने ईश्वर के अस्तित्व पर तार्किक सवाल उठाए हैं और तर्क, उदाहरणों और उपमाओं का उपयोग करके अपनी बात रखी है। तो ये पुस्तक किसकी है? भगत सिंह की ये पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो फाग नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है या फिर कब किया जाता है? तो होली के आसपास ये फाग नृत्य किया जाता है। अब कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो फाग नृत्य आमतौर पर फरवरी मार्च के महीनों में फागुन माह के दौरान किया जाता है, जो होली के त्यौहार के आसपास का समय होता है। यह हरियाणा के किसानों के द्वारा फसल के मौसम और बसंत के आगमन का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो होली के आसपास इस नृत्य को किया जाता है। तो यह नृत्य मुख्य रूप से फागुन मास में होली के त्यौहार के पास किया जाता है। ऑप्शन में भी दिया गया था होली के त्यौहार या फिर दिवाली के त्यौहार, ऐसे दिया गया था ना। कलाकार कौन होते हैं? तो यह हरियाणा के कृषक समुदाय के द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। नृत्य वसंत के मौसम और अच्छी फसल के उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला है, माखनलाल चतुर्वेदी को किसकी संज्ञा दी गई है? तो राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है या फिर एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई है? ये दोनों उपनाम इन्हीं के हैं, माखनलाल चतुर्वेदी के। चलिए देख लेते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। वे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि थे और अपनी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे। एक भारतीय आत्मा भी इनको कहते हैं, ये इनका सबसे प्रसिद्ध नाम है। और राष्ट्रकवि भी कहते हैं, उन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, जो उनकी राष्ट्रीय और देशभक्ति कविताओं के कारण है। ये हमेशा राष्ट्रीय और देशभक्ति कविताएं लिखा करते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में जो संध्या गायन होता है, ये संध्या गायन कौन करता है? तो किशोरियों के द्वारा संध्या गायन किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया था अविवाहित लड़कियां, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में संध्या गायन मुख्य रूप से किशोरियों के द्वारा किया जाता है, खासकर पितृपक्ष के दौरान। यह उत्सव मुख्य रूप से देवी संध्या या माँ दुर्गा की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसे मालवा और निमाड़ जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। कौन करता है? तो देखो, यह उत्सव आमतौर पर किशोरियों के द्वारा मनाया जाता है। कब होता है? तो पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों तक मनाया जाता है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर के अश्विन अमावस्या तक चलता है। प्रक्रिया क्या है? इस दौरान लड़कियां गोबर से संध्या को दीवार पर चित्रित करती हैं और गाना गाती हैं। तो ध्यान रखना, संध्या गीत कौन गाता है? युवतियों के द्वारा गाया जाता है। अगला, भोपाल की जो अपर लेक है, जिसे हम भोज ताल कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। क्यों करवाया था, आइए देखते हैं। तो भोपाल की अपर लेक, जिसे हम भोज ताल कहते हैं, इसका निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने चर्म रोग के उपचार के लिए कोलन नदी पर एक मिट्टी का बांध बना करके इस विशाल झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो निर्माता कौन है? परमार वंश के राजा भोज। सर, टाइम क्या है? 11वीं शताब्दी। कौन सी नदी पर है? कोलन नदी पर है। और कारण क्या है? तो अपनी चर्म रोग को ठीक करने के लिए बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला पूछा गया, गोरिल्ला पद्धति और तीरंदाजी के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो ये भील जनजाति है। ध्यान रखना, भील जनजाति अपनी गोरिल्ला पद्धति और तीरंदाजी के लिए जानी जाती है। ठीक है, देखो, तो भील जनजाति अपनी तीरंदाजी और गुरिल्ला युद्ध की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कुरीचिया और कुरमा जैसी जनजाति भी तीरंदाजी और शिकार में अपनी कुशलता के लिए जानी जाती हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में भील जनजाति दी गई थी, तो भील जनजाति ही आपका आंसर हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? तो गुरिल्ला एक छापामार युद्ध होता है। आपने इन युद्ध के बारे में शिवाजी के बारे में सुना होगा और मध्य प्रदेश में तात्या टोपे जी के बारे में सुना होगा। ये दोनों लोग गुरिल्ला युद्ध के लिए फेमस थे। ठीक है, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में गुरिल्ला युद्ध कौन करता था? तो वो तात्या टोपे थे। आगे बढ़ते हैं। देखो, सिविल संहिता वाला प्रश्न रिपीट हुआ है, इसीलिए आपसे कहते हैं कि हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखिए। काफ़ी सारे प्रश्न एज इट इज वैसे के वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। प्रश्न है कि देखो,
एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता का वर्णन है। देखिए, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो यह राज्य के नीति सिद्धांतों का एक हिस्सा है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए, जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानून में एकरूपता लाने का लक्ष्य रखता है। अब इससे पहले जो प्रश्न आया था वो ये आया था कि भाई जो यूसीसी है यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड है, इसको लागू करने पर नागरिकों के कौन से अधिकार प्रभावित होते हैं? तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। ये प्रश्न भी अभी एक बार पूछा जा चुका आपके एमपी पुलिस के ही एग्जाम में, है ना। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो भाई महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित करके अभिभाषण के बाद हटाया जा सकता है। यह एक महाभियोग प्रक्रिया है जिसमें संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, जिसके बाद राष्ट्रपति इसको हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं ना। तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगला पूछा गया था 1991 के जो आर्थिक सुधार थे उसके लिए कौन सी समिति का निर्माण किया गया था? तो नरसिम्हन समिति का निर्माण किया गया था आर्थिक सुधारों के लिए। देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था, जिनकी अध्यक्षता एम नरसिम्हन ने की थी। इस समिति ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार की सिफारिशें की, जिसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र को अधिक आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना था। गठन कब किया गया था? इस समिति को वित्तीय बैंकिंग प्रणाली के उदारीकरण और आधुनिकीकरण के संदर्भ में यानी कि एलपीजी के संदर्भ में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए अगस्त 1991 में इसको स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना, कौन सी समिति है? ये आपकी नरसिम्हन समिति है। अगला, किस शहर को भारत की हॉकी राजधानी कहा जाता है? तो भाई राउरकेला जो आपका भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर का राउरकेला जो है इसको भारतीय हॉकी की राजधानी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए वो देख लेते हैं। तो ओडिशा के राउरकेला को भारत की हॉकी राजधानी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का घर है और इसने 2023 पुरुष वर्ल्ड कप की सफलतापूर्वक मेजबानी की गई थी। अब इसने जब इसकी मेजबानी कर ली तभी से इसको भारत की हॉकी राजधानी कहा जाने लगा। ठीक है, राउरकेला, इसे भारत की हॉकी राजधानी के रूप में जाना जाता है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? इसी राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम स्थित है। और हॉकी विश्व कप 2023 जो है वो ओडिशा ने सफलतापूर्वक इस प्रतियोगिता की मेजबानी की, जिससे इसे हॉकी राजधानी कहा जाने लगा, हॉकी राजधानी के रूप में जाना जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा शहर नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, कोलकाता, भागलपुर, कटक, जोधपुर। सही आंसर जोधपुर हो जाएगा। देखिए, तो दिए गए विकल्पों में जोधपुर शहर नदी के किनारे नहीं है। बाकी देखिए, कोलकाता की बात करें तो ये हुगली नदी किनारे स्थित है, भागलपुर की बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे है, कटक जो है वो महानदी के किनारे है, लेकिन जो जोधपुर है ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है, बल्कि यह मरुस्थल क्षेत्र में स्थित एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चालू की गई थी? आंसर हो जाएगा जीवन अमृत योजना। अब ये जीवन अमृत योजना क्या थी, कैसे थी, आइए देख लेते हैं। तो देखो, जीवन अमृत योजना कई योजनाओं को संदर्भित करती है, जिसमें मध्य प्रदेश की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक जीवन अमृत योजना भी है। अब मध्य प्रदेश वाली ही पूछी गई थी, आइए इसको देख लेते हैं। देखो, कोविड-19 महामारी के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा उपलब्ध कराया गया था। इसमें 1 करोड़ काढ़ा के पैकेट जो हैं वो शासकीय कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगभग 1 करोड़ काढ़ा के पैकेट बंटवाए गए थे। अब किसके किसके पास में पहुंचे थे ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि गर्भावस्था का टाइम जो है वो 9 महीने क्यों होता है? तो शिशु के लंबे विकास के लिए, शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भावस्था का टाइम जो है वो 9 महीना होता है। अब इसका आंसर आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं मैथ, यानी कि गणित में क्या क्या पूछा गया। चलिए, ये प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं कि देखो इस आकृति के अंदर कौन सी आकृति समाहित हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक नियम हमने बताया है, 3D आकृति के अंदर 3D आकृति ही समाहित होगी, 2D आकृति के अंदर 2D आकृति ही समाहित होगी। अब ऑप्शन आपको इसी तरह से दिए रहेंगे, जैसे वर्ग के अंदर कौन सी आकृति समाहित हो जाएगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, जिसमें आपके 2D और 3D को मिला करके ऑप्शन दिए गए होंगे। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग एक 2D होता है, तो वर्ग के अंदर जो है 2D आकृति समाहित होगी, है ना। इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अगर घन दिया गया होता तो घन 3D होता है, तो उसमें कोई 3D आकृति ही समाहित होगी। आगे, समबाहु त्रिभुज का केंद्र कहाँ होगा? मतलब पूछा गया था सीधे सीधे, ये भाई समबाहु त्रिभुज का केंद्र कहाँ पर होता है? शीर्ष पर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, भुजा पर स्थित होता है, ये प्रश्न पूछा था। फिर किसी वृत्त की परिधि 14 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा था। अगला,
15,000 रुपये की धनराशि पर 12% की छूट देने के बाद में विक्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछा था। किसी वस्तु पर 10% और 5% की छूट दी जाती है तो भाई इन दोनों की एकल छूट क्या होगी, तो a + b + ab अपॉन 100 से इसको निकाल सकते थे। दो सिक्कों को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक प्रायिकता का प्रश्न भी आज पूछा गया है। अगला है 6 किसान 15 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं तो 3 किसान उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, MDH फॉर्मूला पर पूछा गया था। अगला 120 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अगला पूछा गया था a + b = 80 दिया था, a - b = 20 दिया था, तो a और b का गुणनफल आपसे पूछा गया था, यानी a + b = 18, a - b = 20, तो a × b आपसे पूछा गया था। आगे देखिए, आगे बहुत सिंपल सा प्रश्न था भाई 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला है 1200 रुपए की धनराशि पर 3 साल का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताइए। अगला 30 विद्यार्थी और एक शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र 46 वर्ष है तो छात्रों की औसत उम्र आपको बताना था। अगला 225 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करके बताना था। उसके बाद में tan² थीटा + 1 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न थे जो हमको भेजे गए थे, हमने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए तो रीजनिंग में पहला प्रश्न है, क्लाइमेट शब्द दिया गया था, इसमें से व्यंजनों को हटाने पर बाईं ओर से आई शब्द जो है, इसका आई का स्थान क्या होगा अगर सभी व्यंजनों को हटा दिया जाए। उसके बाद में 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार है, तो भाई 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। 8:25 का घड़ी में टाइम हो रहा है, 8:25, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये आपको बताना था। उसके बाद में एक सीरीज दी गई थी 3, 4, 7 और 11, इसके बाद में कौन सा अंक आएगा, ये बताना था आपको। उसके बाद में एक सीरीज ये आपकी लेटर वाली दी गई थी कि ABCDEFG, इसके बाद में क्या क्या आएगा, 2 लेटर पूछे गए थे, ठीक है, GH तक। इसके बाद में I और J आएगा, तो I और J यहाँ पर लिखना था। ब्लड रिलेशन के 3 प्रश्न थे, इशारे वाले इसमें 2 प्रश्न थे, मामा भांजी वाले जो प्रश्न होते हैं 2 प्रश्न पूछे गए थे। सेटिंग अरेंजमेंट का एक प्रश्न था, एम्बेडेड फिगर का एक प्रश्न था, कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 3 प्रश्न। मानसिक अभिरुचि कम हो गई, 2 से 3 प्रश्न ही मानसिक अभिरुचि में आ रहे हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी पजल के 2 प्रश्न थे, क्यूब कटिंग का एक प्रश्न था, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न, नंबर सीरीज बताई दिया है, इनइक्वलिटी नहीं पूछी गई थी, डायरेक्शन से कोडेड डायरेक्शन के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अब हम बात करते हैं कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आया है। तो मैथ आपका 20 नंबर का आया है, रीजनिंग आपकी लगभग 40 नंबर की है, यानी ये दोनों मिलाकर के 60 नंबर कवर करते हैं। साइंस आपका लगभग 12 नंबर का पूछा गया है, रिमेनिंग आपकी जीके जीएस करंट अफेयर है, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2 प्रश्न आज रॉन्ग देखने को मिले हैं, जिनमें एक प्रश्न की प्रकृति ही रॉन्ग थी और दूसरे के ऑप्शन रॉन्ग थे, तो ये 2 प्रश्न आज गलत देखने को मिले हैं। स्कोर की बात कर लेते हैं तो भाई 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82 यहाँ तक स्कोर हमको आज देखने को मिले हैं। 81 और 82 वालों का हमने ऊपर नाम भी आपको बता दिया है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आपको अपने नोट से तुरंत प्राप्त कर लेने हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से सर्च करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। आपका एग्जाम हो तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर 1 घंटे के अंदर जरूर शेयर किया कीजिएगा, ठीक है, जब भी आपका एग्जाम हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।